हेलो स्टूडेंट्स, मैं उदय सिंह एक बार फिर से आपके साथ हाजिर हूँ अपना नया टॉपिक लेकर। और आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको तृतीय विश्व के बारे में। किसके बारे में? तृतीय विश्व, थर्ड वर्ल्ड के बारे में। सुना है कभी तृतीय विश्व क्या होता है, या तीसरी दुनिया? सुना है कभी? तीसरी दुनिया तो स्वाभाविक सी बात है, पहली दुनिया और दूसरी दुनिया भी रही होंगी। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं तीसरी दुनिया के बारे में या तीसरे विश्व के बारे में। ठीक है, आपको मैं इस तृतीय विश्व को क्लियर कराऊं इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, तृतीय विश्व से पहले कुछ विद्वानों ने पूरे के पूरी दुनिया को, पूरे के पूरे विश्व को 3 खेमों में बांट रखा है। और वो 3 खेमे कौन से हैं? वो 3 खेमे हैं, एक तो पहली दुनिया जिसे हम कहते हैं प्रथम विश्व, दूसरी दुनिया और फिर तीसरी दुनिया। ठीक है, दुनिया को 3 कैटेगरी में बांट दिया गया है। किसके आधार पर यह बांट दिया है? आर्थिक स्थिति के आधार पर। जनरली ये जो जितने भी ये तीनों बंटवारे हुए हैं जनरली आर्थिक स्थिति के आधार पर, यानी कि किस देश की अर्थव्यवस्था कितनी स्ट्रांग है, इस आधार पर, यानी कि इसका आधार क्या हो गया? आर्थिक आधार पर 3 भागों में बांट दिया है। तो पहली दुनिया में उन देशों को शामिल किया है जिनकी अर्थव्यवस्था बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, जैसे अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, जापान। ये जो देश हैं ये प्रथम पंक्ति के, पहली पंक्ति के, पहली दुनिया के देशों में शुमार कर दिए जाते हैं। अमेरिका तरीके के जो देश हैं वो पहली दुनिया में काउंट कर दिए जाते हैं। दूसरी दुनिया में वो देश आते हैं जो अमेरिका और इनके बराबर की जो अर्थव्यवस्था नहीं रखते, लेकिन वो काफ़ी अच्छी, फिर भी काफ़ी अच्छी अर्थव्यवस्था रखते हैं। एक ठीक ठाक पोजीशन पे हैं वो, हम कह सकते हैं एक मिडिल लेवल पर हैं वो। तो उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं दूसरी दुनिया की देश। और उन देशों में नाम आता है सबसे पहले किसका लिया जाता है? रूस जैसे देशों का उसमें नाम लिया जाता है। और जो तीसरी दुनिया बची अब, तो इसमें कौन से देश आते हैं? इसमें वो देश आते हैं जनरली जिन देशों की अर्थव्यवस्था बहुत कमज़ोर है या लगभग कमजोरी से थोड़ा सा ऊपर है। जैसे कि तीसरी दुनिया के देश में चीन, भारत, पाक, ये देश आते हैं। जनरली सामान्य तौर पर तीसरी दुनिया के देशों में उन देशों को शुमार किया जाता है, कंसीडर किया जाता है जिन देशों को आज़ादी दूसरे विश्व युद्ध के बाद मिली है। और उन देशों में ज़्यादातर देश आते हैं एशिया के क्षेत्र से, जैसे भारत, पाकिस्तान, अफ्रीका के क्षेत्र से और लैटिन अमेरिका के क्षेत्र से। तो तीसरी दुनिया में ज़्यादातर जो देश हैं वो हैं एशिया के, अफ्रीका के और लैटिन अमेरिका के। यूरोप और अमेरिका पहली और दूसरी दुनिया में शामिल हो जाते हैं। कुछ विद्वानों ने इनका वर्गीकरण कुछ ऐसे किया है कि जो अमेरिका है और उसके जो गुट के जो देश हैं, अमेरिका के जो गुट के देश हैं जैसे कि इंग्लैंड, फ्रांस, जापान, ये सब क्या है? जर्मनी, ये पहली दुनिया है या प्रथम विश्व की दुनिया, प्रथम विश्व के देश हैं। और जो सोवियत संघ के जो गुट के जो देश थे, जो आज यूएसएसआर के नाम, जो आज रशिया के नाम से जाना जाता है, जो देश रूस के नाम से जाना जाता है, वो पहले यूएसएसआर था। शीत युद्ध के काल में यूएसएसआर और यूएसए यानी कि अमेरिका और रशिया के बीच एक शीत युद्ध चल रहा था। और उस शीत युद्ध के दौरान 2 गुट बन गए थे, एक पश्चिमी देशों का गुट और एक साम्यवादी देशों का गुट। पश्चिमी देशों के गुट का जो अगुवा था, जो नेता था, वो कौन था? अमेरिका, जिन्हें हम पूंजीवादी गुट भी कहते हैं।
पूंजीवादी गुट का नेता अमेरिका, और अमेरिका के जितने भी देश थे बड़े बड़े अर्थव्यवस्था वाले, वो और अमेरिका सारे किस में कंसिडर किए जाते थे? पहली दुनिया में। और दूसरी दुनिया में वो देश कंसिडर किए जाते थे जो यूएसएसआर के साथ होते थे, जो देश यानी कि साम्यवादी खेमे के। और तीसरी दुनिया में उन देशों को शामिल किया जाता था जो इन दोनों खेमों में से किसी भी खेमे में नहीं जाते थे। गुट निरपेक्ष जो देश थे उनको तीसरी दुनिया में भी कंसिडर किया जाता था। तो समय समय पर इसकी परिभाषा बदलती रही है, परंतु जो वर्तमान में जो इसकी परिभाषा हम देखते हैं वो यही है कि जो विकसित देश हैं, जो फुल्ली डेवलप्ड कंट्री हैं, अमेरिका जैसी, फ्रांस जैसी, रशिया अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, जापान, जर्मनी जैसी, उन्हें पहली दुनिया या प्रथम विश्व के देश कहते हैं, जो फुल्ली डेवलप्ड हैं, बहुत अच्छी जिनकी अर्थव्यवस्थाएं हैं और वो बहुत अच्छे तरीके से डेवलप कंट्रीज है, उनका लोकतंत्र जिनका बहुत मजबूत है। दूसरी दुनिया में वो देश आते हैं जो पहली दुनिया से थोड़े कम अर्थव्यवस्था रखते हैं और वो भी काफ़ी अच्छी पोजीशन पर हैं, वो देश आते हैं किसमें? दूसरी दुनिया में। और तीसरी दुनिया में वो देश आते हैं जिनकी अर्थव्यवस्था विकासशील है या अविकसित है। ठीक है, यहाँ पर डेवलप कंट्रीज हैं, यहाँ पर ये भी डेवलप्ड ही हैं पर उनके बराबर नहीं है। और जो तीसरी दुनिया के जो देश होते हैं उन देशों को कहते हैं जिनकी अर्थव्यवस्थाएं विकसित हो रही हैं या अविकसित हैं। ठीक है, तो भारत एक कौन सा देश है? भारत एक डेवलपिंग कंट्री है, एक विकासशील देश है। तो भारत किसका हिस्सा है? तीसरी दुनिया का, यानी कि तीसरे विश्व का, थर्ड वर्ल्ड, जिसको एक नाम दिया गया है थर्ड वर्ल्ड। इस नाम का सबसे पहले प्रयोग किया था अल्फ्रेड सॉवी नामक एक विद्वान ने। किसने किया था? अल्फ्रेड सॉवी नामक एक विद्वान ने 1952 में। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा तृतीय विश्व का? तृतीय विश्व का अर्थ हो जाएगा उन देशों का समूह जिनकी अर्थव्यवस्था या जिनकी स्थिति अभी विकासशील या अविकसित किस्म की है। ठीक है, वो देश तृतीय दुनिया का देश कहलाएगा आज के संदर्भ में जिस देश की स्थिति अभी अविकसित है या विकासशील है, जिसकी अर्थव्यवस्था। ठीक है, इसकी अवधारणा मैं बता ही चुका हूं आपको कि भैया कुछ लोग तो ये मानते थे कि अमेरिका प्रथम दुनिया का देश है और रूस दूसरी दुनिया का, और जो निर्गुट जो देश हैं वो तीसरी दुनिया के। इस प्रकार की इसमें क्या नाम है व्यवस्थाएं दी गई थी इसके बारे में। अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में? अब हम बात कर लेते हैं विशेषताओं के बारे में कि तीसरे विश्व के जो देश होते हैं उनकी जनरली क्या विशेषताएं होती हैं। हम उनमें ऐसी क्या चीज़ देखते हैं तीसरे विश्व के देशों में, जैसे भारत पाकिस्तान जैसे देशों में जो या तो अविकसित हैं या विकासशील हैं, उनमें ऐसी क्या चीज़ें कॉमन पाई जाती हैं उन देशों में। जनरली देखिए इसमें इनमें इतनी विभिन्नता है इन देशों में कि जनरली बहुत सारी चीज़ें कॉमन नहीं पाई जाती हैं। बस कुछ ही मुद्दे ऐसे होते हैं जिनमें ये कॉमन पाई जाती हैं, और वो मुद्दे होते हैं जैसे कि यूएनओ में जो सिक्योरिटी काउंसिल होती है उसमें उपनिवेशवाद या साम्राज्यवाद से रिलेटेड कोई बात होती है तो उस पर ये सब एक मत होते हैं। क्यों? क्योंकि ये सभी तीसरी दुनिया के ये वो सभी देश हैं जो कभी ना कभी साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद का शिकार रहे हैं, यानी कि ये कभी ना कभी गुलाम रहे हैं बड़ी ताकतों के, तो उनसे मुक्ति चाहते थे और ये हमेशा चाहते हैं उनसे मुक्ति। उस मुद्दे पर ये सारे लोग एक साथ आ जाते हैं, और इसके अलावा जितने भी मुद्दे हैं उन पर ये एक साथ आए नहीं भी आए, इनकी मर्जी होती है, और जनरली ये एक मत नहीं देखा गया है और मुद्दों पर। देखिए इनमें क्या विशेषताएं हैं इनकी। पहला तो यहाँ पर जो कृषि होती है वो व्यवसाय करने के लिए नहीं होती, जीवन या जीविका पार्जन के लिए होती है, बस रोजी रोटी कमाने के लिए कृषि करते हैं। जनरली ये लोग व्यापार करने के लिए नहीं करते, अमेरिका में जैसे व्यापार करने के लिए कृषि करते हैं। दूसरा, निर्यातों पर आश्रित होते हैं। ये जो देश होते हैं ये कच्चे माल का निर्यात करते हैं, उस पर आश्रित होते हैं। अच्छा, इनकी एक प्रॉब्लम और होती है इस देश की, तीसरे विश्व के देशों की, ये जनरली अपने यहाँ पर कच्चा माल उनका उत्पादन तो कर लेते हैं, लेकिन इनके यहाँ पर औद्योगिकरण का विकास नहीं होता, इनके पास हाई टेक्नोलॉजी नहीं होती, और वो अपने माल को विकसित देशों को बेच देते हैं, डेवलप कंट्रीज को बेच देते हैं, और वहाँ पर उस कच्चे माल से, रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बनाए जाते हैं और उनको वापस इन्हीं देशों में एज ए मंडी की तरह यूज़ करके इन्हें बेच देते हैं। यानी कि यहाँ का माल, कच्चा माल डेवलप कंट्री में जाता है, वहाँ पर वो वहाँ उससे कुछ प्रोडक्ट बनाए जाते हैं और उन प्रोडक्टों को वापस इन्हीं देशों में भी बेच दिया
जाता है, जिससे दोहरा प्रॉफिट पूंजीवादी देशों को होता है, ठीक है, डेवलप कंट्रीज को होता है। तो ये निर्यातों पर आश्रित है, यानी कि कच्चे माल का निर्यात करते हैं ये लोग। जनसंख्या वृद्धि, यहाँ की एक बहुत बड़ी समस्या है कि इन देशों में जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। भारत, पाकिस्तान, चीन, ये वो देश हैं जिनकी जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। इनमें भ्रष्टाचार भी बहुत ज़्यादा होता है इन देशों में। इन देशों की जो शासन व्यवस्था या प्रशासनिक व्यवस्था है, इसमें भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। पाकिस्तान, भारत इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं। विलासितापूर्ण खर्चे होते हैं नेताओं के, जो नेता जो होते हैं इनके विलासितापूर्ण जीवन जीते हैं और अनियंत्रित खर्चे करते हैं जिन पर लगाम कोई नहीं होती है। करिश्माई नेतृत्व होता है। तृतीय विश्व के देशों में जनरली सामान्य तौर पर क्या देखा जाता है, वहाँ का लोकतंत्र मजबूत नहीं होता है और वहाँ पर जो सत्ता होती है उस पर जो सत्ता पर जो काबिज होता है वही व्यक्ति होता है जो जनता में लोकप्रिय हो और जनता के ऊपर एक करिश्मा सा करके रखे। इसे कहते हैं करिश्माई सत्ता का नेतृत्व, ठीक है। नेक्स्ट, व्यवस्थापिका का पतन। जो करिश्माई नेतृत्व होता है ना, उसे जनता बहुत पसंद करती है और एकदम उसके करिश्मा से फैन हो जाती है, उसकी भक्त बन जाती है एकदम उस बंदे की। तो ऐसे नेता तृतीय विश्व के देशों में अक्सर पाए जाते हैं और जिसके कारण वो इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाता है कि वो व्यवस्थापिका को कुछ भी नहीं समझता और वह नेता जो कि अपने आप में एक कार्यपालिका होता है और कार्यपालिका को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है, मजबूत कर देता है, क्योंकि वह कार्यपालिका होता है, क्योंकि वो खुद क्या है, कार्यपालिका का हिस्सा है, कार्यपालिका का नेता है। इसलिए व्यवस्थापिका सिर्फ वहाँ पे नाम मात्र की दर्शक बनकर देखती रहती है। सारे की सारी पावर शिफ्ट हो जाती है किसमें, कार्यपालिका के पास। क्यों? क्योंकि वहाँ पर करिश्माई नेतृत्व का व्यक्ति होता है और वहाँ पर व्यवस्थापिका सिर्फ नाम मात्र की होती है। सैन्य सामग्री पर अत्यधिक खर्च। इन देशों में ये भी देखने को आया है कि इन देशों के पास पैसा तो बहुत कम है, अर्थव्यवस्था इनकी बहुत बेकार है और उसका भी बहुत ज़्यादा हिस्सा हथियार खरीदने में खर्च कर देते हैं, जबकि उसे विकास के कार्यों में लगाया जा सकता था। लेकिन जनरली ये सैन्य सामग्री खरीदने पर उस पैसे को खर्च कर देते हैं। इसकी मजबूरी ये है कि वहाँ का लोकतंत्र मजबूत नहीं है, विद्रोह होते रहते हैं, पड़ोसी देशों से कोई ना कोई विवाद चलता रहता है, युद्ध होते रहते हैं, जिसके कारण इन्हें सैन्य सामग्री पर बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। और जिस पैसे को ये विकास में लगा सकते हैं, डेवलपमेंट में लगा सकते हैं, उसे उन्हें युद्ध के लिए सामग्री खरीदने में लगाना पड़ता है। अब बात करते हैं हम तीसरे विश्व के प्रति, यानी कि तीसरे विश्व के जो देश हैं उनके प्रति अमेरिका का रवैया कैसा है। तीसरे विश्व के जो देश हैं उनके प्रति अमेरिका का रवैया कैसा है। देखिए, अमेरिका का रवैया साफ है। पहला तो ये कि तीसरी दुनिया के जितने भी देश हैं वो साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का शिकार रहे थे और 50 और 60 के दशक में, 1950 और 60 के दशक में ज़्यादातर देश आज़ाद हो गए थे। वो देश थे एशिया के, अफ्रीका के और लैटिन अमेरिका के। उन देशों में साम्यवाद के प्रचार को रोकने की नीति अपनाई अमेरिका ने। वो दौर कौन सा था जब ये आज़ाद हो रहे थे देश? वो दौर था शीत युद्ध का, क्योंकि शीत युद्ध 1945 से लेकर 1951 तक चला, जिसमें दो गुट थे, साम्यवादी और पूंजीवादी। पूंजीवादी गुट का नेता था अमेरिका और साम्यवादी गुट का नेता था यूएसएसआर। तो यूएसएसआर चाहता था जो नए देश आज़ाद हुए हैं उनको मैं अपने गुट में शामिल कर लूं और वहाँ पर साम्यवादी सरकारें बनवाऊं, लेकिन अमेरिका इन सब चीज़ों को रोकना चाहता था। वह साम्यवाद के प्रचार को रोकना चाहता था, इसलिए वह उन देशों को भी अपने साथ मिलाना चाहता था। अमेरिका, इनमें होड़ मच गई थी। सोवियत संघ अपने खेमे में मिलाना चाहता था उन्हें और रशिया अपने खेमे में मिलाना चाहता था, ठीक है। भारत के साथ भी यही हुआ, लेकिन भारत ने किसी खेमे में शामिल होने के बजाय गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई थी। नेक्स्ट, सैनिक संगठनों की नीति। देखिए, दो गुट बन गए थे, साम्यवाद और पूंजीवाद। दो शक्तिशाली नेता थे उन गुटों के, अमेरिका और रूस, जिसे हम सोवियत संघ कहते हैं। देखिए, सोवियत रूस या सोवियत संघ कहते थे पहले, 1991 में इसका नाम रूस पड़ा है, पहले सोवियत संघ कहते थे, यूएसएसआर, ठीक है। तो इन दोनों ने सैनिक संगठन बना लिए अपने अपने खेमों के, क्योंकि इसमें लड़ाई कभी भी हो सकती थी, इतनी उग्र बातें कहते थे। तो इन्होंने, अमेरिका ने 3 संगठन बनाए, नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, 1999 में ये संगठन बनाया इसने, और नॉर्थ अमेरिकन, जो नॉर्थ अटलांटिक के जो स्टेट थे उनके, और साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सीटो 1954 में बनाया।
साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये बनाया इसने 1954 में। और जिसे जिसे हम क्या कहते हैं, सीटो कहते हैं, सीटो। एक बनाया इसने सेंटो, ये कब बनाया इसने, ये बनाया 1959 में। सेंटो कब बनाया, 1959 में। देखिए 1955 में बनाया था ये सेंटो, मगर इसका नाम जब सेंटो नहीं था, इसका नाम था जब बगदाद समझौता। बगदाद समझौता, बगदाद समझौता हुआ था 1955 में। इसका नाम बदलकर 1959 में सेंटो कर दिया गया था। पाकिस्तान इसी का सदस्य बना था। किसका सदस्य बना था, इसी का सदस्य बना था। और ये भी किसने बनाया था, कौन सा गुट था ये, अमेरिका का गुट था। देखिए नाटो भी अमेरिका का, सीटो भी अमेरिका का, और सेंटो यानी कि बगदाद समझौता भी किसका, सेंटो का सदस्य था। सॉरी, अमेरिका का, अमेरिकी गुट का ग्रुप था। ये तीनों ग्रुप अमेरिकी गुट का थे। ये जो वार्सा पैक्ट है 1955 में बनाया गया, ये किसका है, ये यूएसएसआर का था। ये किसका था, यूएसएसआर यानी कि रशिया का। वार्सा पैक्ट किसका है, यूएसएसआर यानी कि सोवियत रशिया या सोवियत संघ का या रूस का ये गुट था, ये वार्सा पैक्ट वाला। ठीक है, तो उस दौर में वार्सा पैक्ट के जरिए सोवियत संघ सभी देशों को अपने साथ मिलाना चाहता था। जो आज़ाद हुए थे, तीसरे विश्व के जो देश थे, उन्हें अपने साथ मिलाना चाहता था, और अमेरिका अपने साथ। तो अमेरिका ने अपने साथ मिलाने के लिए नाटो, सीटो और सेंटो का विस्तार किया, और उसने वार्सा पैक्ट का संगठन किया। हस्तक्षेप की नीति, अमेरिका हर देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगा था। जो भी नवोदित राष्ट्र होते थे उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगा था। ठीक है, नेक्स्ट, आर्थिक साम्राज्यवाद की नीति। आर्थिक साम्राज्यवाद की नीति से मतलब यह है कि वहाँ पर जो तृतीय विश्व के जो देश थे उनसे कच्चा माल खरीदकर उन्हें मंडियों की तरह फिर से इस्तेमाल किया जाता था, और वहाँ पर तैयार माल को बेचा जाता था। जैसा उपनिवेशवाद या साम्राज्यवाद में होता था वैसा ही होने लगा था। बस राजनीतिक प्रभुत्व अब स्थापित नहीं करते थे, उन्हें फाइनेंशियली क्या नाम है, उन्हें लोन देते थे उन देशों को, उन्हें कर्जे देते थे सस्ती दरों पर, और फिर उनका शोषण किया करते थे। सांस्कृतिक साम्राज्यवाद की नीति यानी कि अमेरिका का जो कल्चर है उस कल्चर को किसमें फैलाया जाता था, इन तीसरे विश्व के देशों में फैलाया जाता था। इसे कहते हैं सांस्कृतिक साम्राज्यवाद की नीति। परमाणु कार्यक्रम पर प्रतिबंध, देखिए इन देशों के परमाणु कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगा दिए थे अमेरिका ने। जो अंडर डेवलपिंग या डेवलपिंग कंट्रीज थी यानी कि तृतीय विश्व के जो देश थे उनके परमाणु कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगा दिए थे। देखिए आपको इसका बेस्ट एग्जांपल भारत है। भारत के जो परमाणु कार्यक्रम थे इस पर अमेरिका ने रोक लगा रखी थी, और भारत के परमाणु कार्यक्रम पर नज़र भी रखता था अमेरिका। अगर इसको आपको डिटेल से समझना है तो इसके ऊपर एक मूवी बनाई हुई है जॉन अब्राहम की, परमाणु। आप उसको देख सकते हो कि कैसे भारत ने अपने क्या नाम है विस्फोट किए, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में कैसे परमाणु विस्फोट किए, उनका परीक्षण किया अमेरिका से बचाते हुए। उनके पास एक चैलेंज था इस बात का। तो परमाणु कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगा रखे थे इसने। नेक्स्ट, सैनिक अड्डे प्राप्त करने की नीति। अमेरिका क्या चाहता था, अमेरिका शीत युद्ध के काल में ज़्यादा से ज़्यादा देशों में अपने सैनिक अड्डे प्राप्त करना चाहता था। आज भी हिंद महासागर के डियागो गार्सिया में अमेरिका का सैनिक अड्डा है, जहाँ से वह रशिया या रूस के जो मार्ग होता है उस पर नज़र रखता है। ठीक है, नेक्स्ट, अस्त्र निर्यात की नीति। अमेरिका शस्त्र निर्माण का एक बहुत बड़ा बाजार है। अमेरिका और रूस दोनों ही अस्त्र शस्त्र निर्माण के बहुत बड़े देश हैं, बहुत बड़े बाजार हैं, बहुत बड़े व्यापारी हैं अमेरिका और रूस दोनों ही। तो अमेरिका चाहता था कि जो देश उनके गुट में रहे वो उनसे ज़्यादा से ज़्यादा हथियार खरीदे, जिससे कि उस देश को आर्थिक समृद्धि प्राप्त हो। इसलिए वह अस्त्र निर्यात करता था जनरली अपने गुट के देशों में, स्पेशली नाटो, सीटो, सेंटो के देशों को वह हथियार सप्लाई करता था, और उन देशों को भी हथियार सप्लाई करता था जो देश वार्सा पैक्ट में या जो रूस के गुट में नहीं थे। नेक्स्ट, दबाव की राजनीति या दबाव की नीति। अमेरिका की हमेशा दबाव की नीति रही है। अमेरिका हमेशा दबाव बनाकर रखता है कुछ छोटे मुल्कों पर, छोटी अर्थव्यवस्थाओं पर। वो दबाव फाइनेंशियली भी हो सकता है, वो दबाव सैनिक तौर पर भी हो सकता है। उच्च तकनीक के हस्तांतरण को रोकना।
देखो दबाव की राजनीति से एक एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है। दबाव की राजनीति से मतलब ये है कि अमेरिका ने इंडिया के ऊपर एक बार दबाव बनाया था कि इन्हें क्या नाम है परमाणु कार्यक्रम वगैरह ऐसे ये कार्यक्रम रोक देने चाहिए इन्हें, लेकिन इंडिया ने ये नहीं रोके। इंडिया ने परमाणु कार्यक्रम अपने नहीं रोके, तो इन्होंने दबाव बनाया किसके ऊपर, आसियान देशों से भी कह दिया इन्होंने कि भैया ऐसा करो, इंडिया के साथ क्या नाम है कोई भी संबंध नहीं रखोगा। रशिया से भी कह दिया इन्होंने क्या नाम है कि आप है ना इसरो के साथ, जो हमारी जो स्पेस रिसर्च एजेंसी है उसके साथ सारे कनेक्शन खत्म कर दो। इस प्रकार की दबाव बनाता है ये। उच्च तकनीक के हस्तांतरण को रोकना, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है वो चाहता है कि तीसरे विश्व के देशों को ये ना मिले और ये सारे के सारे देश जो प्रथम विश्व के जो देश हैं उनके ऊपर आश्रित रहें। तो ये कभी भी नहीं चाहता कि हाई टेक्नोलॉजी या एडवांस टेक्नोलॉजी किन्हें मिले, तृतीय विश्व के देशों को मिले, और उन्हें रोकने के लिए नाना प्रकार की संधियां करता रहता है। इस प्रकार की एक संधि MTCR के नाम से भी की गई है, जिसमें हाई टेक्नोलॉजी या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की जो मशीनें या फिर जो भी वेपन्स हैं उनको तृतीय विश्व के देशों को हस्तांतरित ना किया जाए, इस प्रकार की संधि उसका उसमें वर्णन है। ठीक है, तो कुल मिला के ये था तृतीय विश्व, जिसमें पूरी दुनिया को 3 खेमों में बांट रखा है। पहले खेमे में अमीर देश, दूसरे में मिडिल क्लास के जो देश हैं वो, और तीसरे में गरीब देश आ जाते हैं, साधारण भाषा में बात करूं तो मैं। ठीक है, तो ये था आपका तीसरा विश्व, जो आपको आई होप समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।